लोकतंत्र में उंगली पर लगी स्याही सिर्फ निशान नहीं, आपकी शान है, देश की पहचान है, लोकतंत्र की जान है और आपके अधिकार का सम्मान है। नमस्कार, मैं प्रियंका गौतम। जनादेश 2024 के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, फिर एक बार जनता के दरबार में नेता 18वीं लोकसभा की चुनावी दहलीज पर खड़ा है। फिर देश से लोकतंत्र का पर्व जो है वो हर्षोल्लास के साथ पूरा देश मना रहा है और ऐसे में इस बार के चुनाव में जहां भाजपा नेतृत्व अगले 20 वर्षों का विजन पेश कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस नेतृत्व इसे लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका करार दे रहा है। यानी कुल मिलाकर इन चुनावों का फलक 5 साल के काम के आधार पर अगले 5 साल के लिए जनादेश के सामान्य ट्रेंड तक सीमित नहीं रहा। मुद्दों की राजनीति से लेकर सियासी दांवपेच के गणित तक आज होगी हर पहलू पर बात। सबसे पहले देखिए जनादेश हेडलाइंस। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमीरपुर में भरा नामांकन। कहा, कांग्रेस प्रदेश में 40 सीटों के लिए कर रही संघर्ष। भाजपा का लक्ष्य 400 सीटों पर जीत हासिल करना। शिमला संसदीय सीट से आज भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। नामांकन के बाद कांग्रेस ने शिमला में किया शक्ति प्रदर्शन। उपचुनाव के लिए भी हलचल तेज। लाहौल स्पीति से रामलाल मारकंडा ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी केलंग में दाखिल किया नामांकन। और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आज आनी विधानसभा क्षेत्र में किया चुनाव प्रचार। जगातखाना में जनसभा कर प्रदेश सरकार के 15 महीनों के कार्यकाल को बताया अभूतपूर्व। और हेडलाइंस के बाद सबसे पहले 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हिमाचल की आज की सियासी हलचल को दिखा रही हैं, जहां हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने आज अपने संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया, तो वहीं शिमला से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी सुरेश कश्यप और कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। 6 सीटों पर हिमाचल में उपचुनाव होने हैं, जिससे आज लाहौल स्पीति क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रामलाल मारकंडा ने क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला बनाकर अपना नामांकन दाखिल किया है। सभी प्रत्याशी चुनावी प्रचार के जरिए जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। सियासी बयानबाजी लगातार जारी है और इस बयानबाजी के बीच उम्मीदवार एक दूसरे को घेरने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की देन है। एक पैसे की भी उनकी इसमें भागीदारी नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, 2015 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मोदी जी ने वो हमें दिया। ये 15 से 18 के बीच में 2 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ज़मीन भी नहीं दी। 2.5 3 साल हमें इंतज़ार करना पड़ा। ये विकास में रुकावट पैदा करती है तो कांग्रेस करती है। मैं अनुराग ठाकुर जी को बोलना चाहूंगा, कभी अपने संसदीय क्षेत्र की भी बात कर लीजिएगा। संसद में आपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की कभी आवाज नहीं उठाई। हमारे बच्चे जो अग्निवीर आपने बना दिए, आपने उसका समर्थन किया कि अग्निवीर एक अच्छी योजना है। तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बेटे को अग्निवीर बनाएंगे? वो अपने परिवार से किसी को अग्निवीर बनाएंगे? वो आप हिमाचल के हितों की बात नहीं उठाते हो। आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात नहीं करते हो। आप जब भी बात करते हो पाकिस्तान की करते हो, अमेरिका की बात करते हो। वोटें आपको हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों ने डाली है। इधर शिमला संसदीय सीट से दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी अपनी जीत का दावा किया और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कर रहे हैं। देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने मूड बना लिया है। बाकी 6-6 7-7 बार सांसद रहे हैं, लेकिन आज अगर हम क्षेत्र में जब जाते हैं तो जनता से पूछते हैं तो कोई इस बात को मानता नहीं, कोई इस बात को कहता है कि हमने तो कभी देखा ही नहीं। तो ऐसा रहा। अब उस समय की परिस्थितियां क्या थी, लेकिन आज तो मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से मेरा जो कार्यकाल रहा 5 साल का, और जिसमें 2 साल कोरोना के भी रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम किए। इस प्रदेश के ऊपर जब त्रासदी आई तो हमारे जो अभी सांसद जी हैं वो चुप्पी साधे बैठे रहे। जब हमारे सेब के ऊपर इंपोर्ट की ड्यूटी लगी तो हमारे मोदी जी ने कहा कि मैं आपकी इसमें मदद करूंगा।
पर हमारे सांसद जी फिर भी चुप्पी साधे रहे। राष्ट्रीय उच्च मार्ग जब हमारा बन रहा था, उसमें जो डीपीआर बनाई गई, उसमें उनकी तरफ से जो संशोधन होना चाहिए था, उस संशोधन के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से 5 लोगों की जान गई। जब उसमें हमने प्रश्न विधानसभा में उठाया तो उसमें हमें यह बताया गया कि डीपीआर नहीं है। चुनाव के नतीजे 4 जून को आने हैं। ऐसे में लंबा समय है राजनीतिक दलों के पास प्रचार प्रसार के लिए। चुनावी प्रचार के लिए रस्साकसी इस समय पूरे जोरों पर है। सियासत हर समय रंग बदलती है। जनता की भी नजर हमेशा सियासी गलियारों की ओर ही तनी रहती है। यूं ही बदलता परिदृश्य कुछ इस बार दिखा हिमाचल के चुनावी समर में। अब मौजूदा सरकार के विधायकों ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी और इस समय विधानसभा की 6 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। प्रदेश की धर्मशाला और लाहौल स्पीति सीट उपचुनावों में काफी हॉट सीट मानी जा रही है। दोनों ही सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। क्या कहता है इन क्षेत्रों का चुनावी गणित, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के कई राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के साथ 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें प्रदेश की गगरेट, कुटलैहड़, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, सुजानपुर और बड़सर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। सभी सीटों पर प्रदेश के प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में एक राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए थे और अब सभी 6 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के बीच लाहौल स्पीति में सियासी घटनाक्रम बेहद रोचक हो गया है। कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके इस ऐलान से भाजपा के खेमे में भी हलचल देखी जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला परिषद अध्यक्षा अनुराधा राणा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। हालांकि राणा को राजनीति में रवि ठाकुर ही लाए थे। गुरु और शिष्य में इस बार कौन बाजी मार ले जाएगा, इसका फैसला तो 4 जून को ही होगा। प्रदेश की राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं और अब रवि ठाकुर कांग्रेस पार्टी से बागी होकर भाजपा का दामन थाम लाहौल स्पीति विधानसभा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। साल 1998 में मारकंडा ने पहली बार लड़ा था चुनाव। भाजपा के टिकट पर 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं मारकंडा। इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। 2 दशकों से थे भाजपा के साथ। भाजपा ने कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है। रवि ठाकुर को टिकट देने से पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा काफी नाराज चल रहे थे। ऐसे में अब उन्होंने खुलेआम निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और आज शक्ति प्रदर्शन कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा। ऐसे में जब लाहौल स्पीति सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है तो भाजपा के वोट बैंक में मारकंडा सेंध जरूर लगाएंगे। कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों की तस्वीर साफ की और धर्मशाला उपचुनाव में देवेंद्र जग्गी को प्रत्याशी बनाया है। देवेंद्र जग्गी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। पूर्व में नगर निगम धर्मशाला में डिप्टी मेयर और मेयर के पद पर रह चुके देवेंद्र जग्गी वर्तमान में नगर निगम धर्मशाला में पार्षद भी हैं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव का दायित्व संभाल रहे देवेंद्र जग्गी धर्मशाला उपचुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहली पसंद रहे हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने में देरी की हो, लेकिन देवेंद्र जग्गी समर्थकों संग पहले ही चुनाव प्रचार शुरू कर चुके थे। समीकरणों के मुताबिक धर्मशाला में हमेशा ही टक्कर भाजपा और कांग्रेस में रही है। वहीं भाजपा ने इस बार कांग्रेस से बागी करार पूर्व विधायक सुधीर शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। सुधीर शर्मा ने साल 1991 में की थी राजनीतिक सफर की शुरुआत। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों की सूची में रहे शुमार। पूर्व मंत्री पंडित संत राम के बेटे हैं सुधीर। कांगड़ा जिले में स्थित ये निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित है। धर्मशाला विधानसभा सीट पर 7 साल से भी कम वक्त में चौथी बार चुनाव होने जा रहे हैं। धर्मशाला की जनता ने साल 2017, साल 2019 और साल 2022 में अपना विधायक चुनकर विधानसभा भेजा और अब साल 2024 में 1 जून को धर्मशाला की जनता को एक बार फिर अपना नया विधायक चुनने के लिए वोट करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला।
हमारे द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र का एक हिस्सा बनकर सरकार तक समाज की समस्याओं को उजागर करके उनका हल निकालता है। विश्व में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता तय करती है कि राज्य में सरकार किसकी बनेगी और केंद्र में किसका परचम लहराएगा। प्रदेश की जनता का मन टटोलने दूरदर्शन की वोट यात्रा पहुंची हमीरपुर संसदीय क्षेत्र। क्या है लोगों के चुनावी मुद्दे, देखिए वोट यात्रा में। नमस्कार, दूरदर्शन की वोट यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम दूरदर्शन की वोट की यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे। आपको बता दें कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इस बार जो मतदान होना है, चुनाव नजदीक है। चुनावों में लोगों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, युवाओं और बाकी लोगों की क्या समस्याएं हैं, किन बातों को ध्यान में रख के लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे, इस विशेष कार्यक्रम में वोट यात्रा में लोगों से बातचीत करेंगे। देखो, सांसद ऐसा हो जिसमें विकास हो और रोजगारी बेरोजगारी जो है वो चरम पे चली हुई है, सबको रोजगार मिलना चाहिए। युवा जो है वो आज हमीरपुर में है जो 50% से ऊपर जो है वो युवा बेरोजगार हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें रोजगार दिया जाए। गौरव, क्या मानते हैं, कैसा सांसद चाहिए आपको? देखिए, हम सांसद अपने हमीरपुर में ऐसा चाहते हैं जो कि युवाओं के लिए भी कुछ करे, क्योंकि यहाँ पे हमीरपुर में बढ़ती यही है बेरोजगारी है युवाओं के लिए। जैसे हम एक भर्ती को लेके चले, उल्लंघनी भर्ती जो बीजेपी सरकार ने लेके आई है। हम अनु कॉलेज में देख रहे हैं, जब हम स्टार्टिंग में कॉलेज आते थे इतने बच्चे ग्राउंड में होते थे कि हमें दौड़ने के लिए जगह नहीं मिलती थी। और अब देखें तो सिर्फ जो ही स्पेशलिस्ट जो साई के हैं बस वही प्रैक्टिस अनु कॉलेज में करते हैं और कोई नहीं करता। बस हम यही एक सांसद चाहते हैं जो कि युवाओं के लिए हमीरपुर में कुछ करे। हम ऐसा सांसद चाहते हैं जहाँ पे बेरोजगारी कम की जाए और महंगाई को कम किया जाए और हमारे क्षेत्र का विकास किया जाए। अंकित, कैसा सांसद चाहते हैं? हम ऐसा सांसद चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र का विकास करे और आने वाली पीढ़ी भी उससे खुश हो कि भाई हमारे क्षेत्र में ये इंडस्ट्री लगी हुई है, चाहे फैक्ट्री की ले लो चाहे उससे आगे की बात ले। देखिए, हम लोग इस बार ऐसा सांसद चाहते हैं जो युवाओं की बात को पुरजोर तरीके से लोकसभा के पटल पे रखे और हम लोग ऐसा सांसद चाहते हैं जो निवेश लेकर आए, जो युवाओं के रोजगार के अवसर पैदा करे और ऐसा सांसद हो जो हमारे हक की लड़ाई जो है वो बुलंद करे। हम लोग ऐसा सांसद चाहते हैं। क्या मुद्दे हैं संसदीय क्षेत्र के? देखिए, संसदीय क्षेत्र में बहुत मुद्दे हैं। हमारा एक एजुकेशनल हब हमारा संसदीय क्षेत्र को माना जाता है, हमीरपुर को माना जाता है। तो एजुकेशन में बहुत सारी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है कि जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की हमारे जो हमीरपुर है वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोलने की मांग जो है वो प्रदेश सरकार के समक्ष रखी गई है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है। लेकिन अगर हम इसको सेंट्रल वे में देखा जाए, अगर केंद्र से हमें कुछ और बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर दी जाती है संसदीय क्षेत्र में, जो कि हमारे इस क्षेत्र में कोई इस तरह की अभी तक जो मुद्दा है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा की बात हो तो वहाँ भी मुद्दा जो है वो अटका ही है। कभी देहरा वाले उस पर हक जताते हैं, कभी धर्मशाला वाले, तो कभी शाहपुर वाले। तो ऐसे मुद्दे, शिक्षा की मैं बात करूँ तो शिक्षा के स्तर में ऐसे मुद्दे जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। आपने देखा कि किस तरह से दूरदर्शन की वोट यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से युवा और अन्य वर्ग के लोगों ने अपने मन की बात हमारे साथ साझा की है। जहाँ युवा वर्ग एक तरफ रोजगार की बात कर रहा है तो लोग भी महंगाई को दूर करने की बात कर रहे हैं। साथ ही लोगों का भी यही कहना है कि वह उसी उम्मीदवार को चुनेंगे जो इलाके का विकास करवाए और साथ में सारी सुविधाएं दे। अब मतदान की तारीख नजदीक है और लोग उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब अपने मत का प्रयोग करें। दूरदर्शन के लिए हमीरपुर से जसवीर कुमार। तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की ये वोट यात्रा आपने देखी, जिसमें जो मतदाता है उसके जो मुद्दे हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इस बार के चुनावों में अपने सांसद से रहने वाले हैं। और जनादेश में अब बात चुनाव आयोग की तैयारियों की। 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव 7 चरणों में निर्धारित हुए, जिनमें चौथे चरण का मतदान आज संपन्न हुआ है और इसी के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व का आधा सफर पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया को 44 दिन का समय निर्धारित किया गया था। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। ऐसे में चुनाव के दौरान होने वाले खर्च पर भी आयोग की नजर है।
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए प्रत्याशियों के चुनावी खर्चों पर कड़ी निगरानी के दिए निर्देश। आयोग ने लोकसभा की 4 सीटों और विधानसभा उपचुनावों वाली 6 सीटों पर 6 व्यय पर्यवेक्षक किए हैं तैनात। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों ने अगर तय सीमा से अधिक खर्च किया तो जीतने के बावजूद भी जा सकती है कुर्सी। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख तक कर सकता है खर्च। पिछले चुनावों में 70 लाख थी खर्च की सीमा। प्रत्याशी तय राशि से अधिक खर्च कर चुनाव जीतता है तो आयोग निरस्त कर सकता है चुनाव। खर्च साबित होने के बाद दोबारा चुनाव करवाने के हैं निर्देश। चुनावी खर्च की निगरानी के लिए आयोग की टीमें हैं सक्रिय। आयोग ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक विज्ञापनों और पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों पर भी कड़ी नजर रखने के दिए हैं निर्देश। तो चुनावी माहौल में चुनावी प्रचार का सिलसिला जारी है और इसी प्रचार के बहाने सियासी विरोधियों पर राजनीतिक तंजबाजी का दौर भी चल रहा है। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने इस बार विवेक शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है और जहां उनका मुकाबला भाजपा के देवेंद्र कुमार भुट्टो से है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में 32 साल बाद इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवा चुके हैं भुट्टो। अब देखना यह होगा कि इस बार भाजपा में उनका करिश्मा क्या रंग दिखाता है। विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए चुनावी गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। आज हमारे साथ कुटलैहड़ से कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक शर्मा है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं और किस तरह का चुनाव प्रचार जो है वो उनका चल रहा है। कल जो जन समर्थन मिला है और जो जनता जो है वो निकल कर जो बाहर आई है वो इस बात को का प्रतीक दे रही है कि निश्चित तौर के ऊपर जो है वो लोगों का समर्थन दिल से हमारे साथ है और लोग जो है वो कांग्रेस सरकार की जो नीतियां हैं और कांग्रेस सरकार के जो काम हैं उनको देखते हुए सत्ता में रहना ही लोग इसमें जो है वो उनका पसंद कर रहे हैं और लोगों में विश्वास है इस बात का कि कांग्रेस ने जो गारंटियां अभी तक पूरी की हैं और जो बाकी गारंटियां पूरी करनी हैं उसके लिए सरकार का वो साथ देने में साथ है। तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं कि क्या कुछ आपके ऐसे विषय रहेंगे कि जनता आपको चुने इस बार? उस समय भी हमारी बात ये थी कि सबसे बड़ा यहाँ पे रोज़गार युवाओं के लिए वो हमारी प्राथमिकता की बात थी कि रोज़गार युवाओं को मिलना चाहिए, जहाँ जहाँ लोगों को रोज़गार मिले। उसके बाद जो है कुटलैहड़ में जो पर्यटन की दृष्टि को कुटलैहड़ को बढ़ावा देने की बात की जा रही थी, तो हम उसके ऊपर भी काम कर रहे थे। और किसी तरह में पानी की बहुत बड़ी एक समस्या जो थी और उस समस्या को लेकर जो है वो हमने लड़ने की बात की थी और उसमें हमें फ़ायदा इस बात का मिला कि बीबीएमबी से पानी उठाने की परमिशन जो है सरकार ने दे दी। तो जब वो परमिशन हमें मिल गई तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पानी की बड़ी योजनाएं जो है वो अब आएंगी। विवेक जी, जो भाजपा के प्रत्याशी है देवेंद्र भुट्टो वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने 14 माह में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। क्या उनके आरोपों का आप जवाब देंगे? हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि 14 महीनों में कुटलैहड़ की जनता ने आपको यहाँ से जिता के भेजा। 14 महीनों में कुटलैहड़ की जनता के लिए या कुटलैहड़ की जनता की मांग की बात जो है आपने एक बार भी विधानसभा के पटल के ऊपर जो रखी है उसका हमें प्रमाण वो दें कि आपने कौन सी समस्या कुटलैहड़ के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, चाहे वो हेल्थ का मैटर था, चाहे वो पानी की समस्या थी, आपने कब जो है विधानसभा के सत्र में जाके इस बात की कि मेरे किसी तरह की ये समस्या है और इसके ऊपर समाधान सरकार को करना चाहिए। आपने तो बात की मुख्यमंत्री साहब की ठेका मुझे चाहिए, आप एक्शन को फ़ोन कर दो, एससी को फ़ोन कर दो। आपने सिर्फ अपने लिए काम किया। आपने कहा कि मुझे ठेका चाहिए, बहुत खर्च हुआ है। तो आप तो काम करते, किस क्षेत्र के विकास की तो आपने बात एक बार की नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद उनकी बात जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा और खुद उनके द्वारा की, क्योंकि क्षेत्र में सिर्फ 14 महीनों में ठेके मिले हैं। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक शर्मा, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। अमित शर्मा, डीडी न्यूज़, उन्ना। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो भी कांग्रेस नेताओं पे निशाना साध रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की भुट्टो से ये खास बातचीत। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं और भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। क्या कुछ मुद्दे लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं? देवेंद्र भुट्टो हमारे साथ है, आइए उन्हीं से जानते हैं। भुट्टो जी नमस्कार। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों में जो मोदी जी की नीतियों के प्रति विश्वास है
उन नीतियों को लेकर हम लोगों में जा रहे हैं और लोगों का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ लोगों के दिल में एक ही बात है कि मोदी जी ने जो कहा वो किया, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस की सरकार ने जो कहा वो बिल्कुल नहीं किया। चाहे उसमें 1500 रुपये वाली बात थी, चाहे उसमें 300 बिजली यूनिट की फ्री की बात थी, उसमें 1 लाख युवाओं को रोज़गार की बात थी, चाहे 2 रुपये किलो गोबर की बात थी। क्योंकि कांग्रेस की गारंटियों का मतलब है झूठ का पटारा। और जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने कहा वो जो कहा वो किया, और उस चीज़ पे लोग विश्वास कर रहे हैं। लोगों का कहना यही है कि जो मोदी जी ने कहा वो तो कर दिया, और बड़े बड़े काम हमारे क्षेत्र में तो ये जो लठैनी मंदिर पुल है, इसका जो सारा जो है लोगों को पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, मोदी जी की देन है, अनुराग ठाकुर जी की देन है। भुट्टो जी, बात की जाए कुटलहट जो है वो भाजपा का अवैध दुर्ग रहा है, लेकिन पिछली दफ़ा आपने ही 2022 में उसको जो है उठाया था, और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो लगातार दावा कर रहे हैं कि ये सिलसिला जो है वो अब कांग्रेस के लिए खुल चुका है और ये जारी रहेगा। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने 2017 में भी चुनाव लड़ा था, और उस परिवार ने लगभग 8 चुनाव आज तक लड़े हैं, और मुझे लगता है 2 चुनाव मात्र वो जीते हैं, 6 चुनाव वो हारे हैं। और अब कई चीज़ें जो बताने योग्य नहीं होती हैं कि कौन कौन से कांग्रेसी क्या क्या कर रहे हैं, अब मैं मंच पे बताना नहीं चाहता हूँ, मुझे सब पता है। क्योंकि मैं तो फिर कह रहा हूँ कि ये लोग कांग्रेसी तब तक हैं जब तक इन्हें टिकट मिल जाए तो ये कांग्रेसी है, नहीं मिले तो ये कांग्रेसी नहीं है। और ये लोग जो हैं कुटलैड़ के जो लोग हैं वो जानते हैं। आप कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए और मुख्यमंत्री हर मंच से अब ये बात कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अब पार्टी छोड़ी है उनको जो है जल्द जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री जी तो कई दिनों से लगे हुए हैं, उनको मात्र 2 महीने हो गए आज बार बार बोलते हुए। हमने खुले मन से कहा है कि आप कार्रवाई करिए, अगर हम कसूरवार हमें जेल के अंदर दी, पर झूठ बोलने से पहले, क्योंकि जब किया कुछ नहीं, 14 महीने में काम कोई नहीं किया। अब मुख्यमंत्री जी को याद लग पड़ी आने के जी ये जो लोग चले गए छोड़ के। जब आप किसी विधायक को चुने प्रतिनिधि को जलील करोगे, उसके कहने से काम नहीं करोगे, आदमी बैठा रहेगा बार बार, कितनी देर चलाता सर। हम चुन के जब गए थे तो इस काम के लिए थोड़ी गए थे कि हम वहाँ बैठे रहे चपरासी वाली कुर्सी पर बाहर बैठे रहे और देखते रहे हमें कम अंदर से आवाज़ पड़ेगी। ये जो एक आदमी नाराज हो सकता है, 2 नाराज, 3 नाराज हो सकते हैं, 9 लोग छोड़ के चले गए, 9 लोग छोड़ के चले गए, तो मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, क्यों गए वो लोग। अब तो वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि खरीदो फरोख्त हुई है, पैसा बांटा गया आप लोगों को। ऐसा है, ये सब विचारधारा की बातें हो गई। कालिया जी वहाँ चले गए, ठीक है, हम वहाँ यहाँ आ गए, हमें जब लगा कि ये कुछ नहीं कर सकते तो हमें लगा कि नहीं दोबारा भी हमने लोगों में जाना, तो इस करके हमें मौका मिला, हम यहाँ आ गए। और इन्होंने ये तो चिंता तब करें जब इन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी, जब इन्होंने डिसमिस कर दिए सारे विधायक, ये कहते हैं हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। और ऐसा हो नहीं है कि आप किसी के साथ ये तो पहली बार हुआ कि किसी को पूछा भी नहीं गया कि जी आपको सजा है जी, आप सीधे बाहर जाएंगे, क्यों जाएंगे बाहर। और जो आरोप ये बार बार लगा रहे हैं, मैं तो बार बार खुले मन से कह रहा हूँ, देवेंद्र कुमार भुट्टो पहले भी समाज सेवा करता था और अभी भी कर रहा है और आगे भी करेगा। और ये जो लोग कहते हैं ना कि जी हमारा समाज सेवा करना हमारा पेशा नहीं, हम तो राजनीति वाले लोग हैं, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति की है और हम समाज सेवा से जुड़े हैं। तो ये थे देवेंद्र कुमार भुट्टो, जिन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की 10 वर्ष के उपलब्धियों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, पहले भी समाज सेवा करते रहे हैं और इसी समाज सेवा को आगे भी जारी रखेंगे। अमित शर्मा, डीडी न्यूज़, ऊना। और अब जनादेश में वक्त हो चला है चुनावी किस्से का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश की चुनाव प्रणाली से जुड़ी ऐसी बातें जो अलग है, दिलचस्प है, अहम है और साथ ही साथ जरूरी भी है। तो ये रहा आज का चुनावी किस्सा। चुनावी किस्से में आज हम बात करेंगे ईवीएम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कि सबसे पहले इसे कहां इस्तेमाल किया गया था। भारत के लोकतंत्र को निष्पक्ष चुनाव के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग भी चुनाव प्रक्रिया में लगातार सुधार करता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले केरल के पारूर में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चुनाव में मतदान की प्रक्रिया में अहम योगदान रहा है। ईवीएम का प्रोटोटाइप हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा 1979 में विकसित किया गया था।
भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। चुनाव में ईवीएम का डिजाइन और प्रयोग वैश्विक लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। ईवीएम ने चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता, तेजी और स्वीकार्यता प्रदान की है। 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग पर रोक लगा दी, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संशोधन होने तक के लिए ही था। 1988 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लागू होने के बाद ईवीएम का प्रयोग 15 मार्च 1989 से फिर से शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कल्पना सबसे पहले चुनाव आयोग के पूर्व आयुक्त एस.एल. शकधर द्वारा की गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होना आसान नहीं है। वोट करना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है और हमें इस कर्तव्य की अहमियत और इसकी ताकत को बखूबी समझना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत देश के लिए एक एक वोट कीमती होता है। गर्व देश का, पर्व देश का, गर्व देश का, पर्व देश का, शौक से हमें मनाना है, चंबा का भाग्य लिखना है, मतदान का फर्ज निभाना है। पर्व देश का, पर्व देश का, शौक से हमें मनाना है, चंबा का भाग्य लिखना है, मतदान का फर्ज निभाना है, मतदान का फर्ज निभाना है। पांगी भर मोर की हार चुरा, बटियात सलूनी ढल होजी, लिल चंबा बकलो छतराड़ी, हर एक से वोट दिलाना है। पर्व देश का, पर्व देश का, शौक से हमें मनाना है, चंबा का भाग्य लिखना है, मतदान का फर्ज निभाना है, मतदान का फर्ज निभाना है। तो इस चुनावी बेला में जनादेश के जरिए हमारी कोशिश है कि आपकी राजनीति के अलग अलग पहलुओं से हम रोज आपको परिचित कराएं। आज की इस कड़ी में अभी के लिए इतना ही। जनादेश में कल शाम 7:30 बजे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।